नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करेंगे खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, आप सबको नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन जापान की राजधानी टोक्यो में। रंगारंग कार्यक्रम में पैरा एथलीट्स की शक्ति का प्रदर्शन। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच कल से लीड्स में तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। दुबई में एशिया यूथ एंड जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों में भारत ने 4 पदक पक्के किए और फुटबॉल में अगले महीने यूएफए चैंपियंस लीग 2021 की शुरुआत। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के बाद पैरालंपिक खेलों का भी आगाज हो चुका है। आज जापान की राजधानी टोक्यो में एक रंगारंग कार्यक्रम में इसका आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम हुआ और उसके बाद खेल शुरू होने की विधिवत घोषणा की गई। 5 देश इन खेलों में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। पैरालंपिक खेल 2020 आज से जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गए हैं। टोक्यो 57 साल बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस बार की थीम है हमारे पास पंख हैं। उद्घाटन समारोह का आरंभ एक वीडियो के साथ हुआ जिसमें पैरा खिलाड़ियों की शक्ति को दर्शाया गया। इसके बाद पैरा एयरपोर्ट के कर्मियों की पोशाक में रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसके बाद स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी हुई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स और जापान के सम्राट नारुहितो का स्टेडियम में स्वागत किया गया। 4 बार के ओलंपिक फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन काओरी इको अन्य व्यक्तियों के साथ जापान के ध्वज को मंच पर लेकर आए। इसके बाद अन्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज को भी स्टेडियम में लाया गया। भारतीय दल ने 17वें नंबर पर ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश किया। खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेकचंद ध्वजवाहक रहे। इससे पहले थंगावेलु मरियप्पन उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन थंगावेलु मरियप्पन कोरोना संक्रमित एक विदेशी यात्री के संपर्क में आए थे। हालांकि खेलगांव पहुंचकर उन्होंने जब अपनी कोरोना जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। भारत के 11 सदस्यीय दल ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारत अब तक के सबसे बड़े दल के साथ पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है। भारत की ओर से 9 अलग अलग खेलों में कुल 54 खिलाड़ी पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों के दौरान 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। पैरालंपिक का आयोजन दर्शकों के बिना किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से इन खेलों में स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि स्कूली बच्चों को इसमें जाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। गौ साहब, ओलंपिक खेलों में तो भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी, अपनी चुनौती पेश कर चुके हैं। स्वर्ण पदक भी अपने हिस्से में किया है और अब बारी है पैरालंपिक खेलों की। आगाज हो चुका है। कल भारत टेबल टेनिस में अपनी चुनौती पेश करेगा। इसके अलावा भी कई भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार पदक की दावेदारी पेश करेंगे और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि हमें कम से कम इस बार 15 पदक मिलने की उम्मीद है। कौन साहब? जी बेशक, और टोक्यो ओलंपिक जो मेन ओलंपिक था उसके अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह प्रदर्शन किया, 7 पदक लाए, और अगर थोड़ा भाग्य साथ देता शूटिंग और अन्य खेलों में तो मेरे ख्याल से वो 7 के भी, उनके भी 15 हो सकते थे जी। ये इत्तेफाक है, नहीं हो पाए, लेकिन बहुत ही गजब का प्रदर्शन किया है और ये एक अच्छा शुरुआत थी, क्योंकि अब जो पैरा ओलंपिक है उसको भी जो आज रंगारंग आगाज हो चुका है, तो उसके लिए भी सभी जो स्पोर्ट्स के फैन हैं वो एक एकाग्रता के साथ इंतजार कर रहे हैं। आज वो शुभारंभ जो हुआ है वो देख रहे हैं, पर उनको पूरी उम्मीद है कि जो उनके खिलाड़ी हैं वो भी कुछ विशेष करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 15 मेडल की उम्मीद है और ज्यादा भी हो सकते हैं। हम अपने सुनने वालों को बता दें, कल विमेन्स के सिंगल क्लास 4 में भाविना पटेल और क्लास 3 में सोना पटेल जो है अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इसके अलावा अन्य मुकाबले 27 तारीख को होंगे। पावर लिफ्टिंग के अंदर जयदीप हैं, जेपी सिंह हैं, सकीना खातून हैं और फरमान भाषा हैं। 9 खेलों में 54 खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 5 सितंबर तक ये पैरालंपिक चलेंगे और 163 देशों के
4,500 खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पैरालंपिक की बात की जाए और इस बार भी भारत को पदकों की उम्मीद है। लगातार स्पोर्ट्स स्कैन इस पर नजर बनाए रखेगा। कल के दिन क्या कुछ होगा, इसकी जानकारी लेकर हम उपस्थित होंगे। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर देश को गर्व है। तो ये बात थी पैरालंपिक खेलों की, और अब हम सीधे आप रुख करते हैं मुक्केबाजी का। दुबई में एशिया यूथ एंड जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों में भारत के विश्वनाथ सुरेश सहित 3 अन्य भारतीय मुक्केबाज वंशराज, दक्ष सिंह और जयदीप रावत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें सुरेश ने किर्गिस्तान के झूल बोरोसोव अमानतुर को पराजित किया। वहीं वंशराज ने ताजिकिस्तान के माखामोव दोवुद को, जबकि जयदीप ने ईसा मोहम्मद अलकुर्ती को हराया। लेकिन विक्टर शेखोम सिंह, विजय सिंह और रविचंद्र सिंह क्वार्टर फाइनल में अपने मुकाबले हार गए। तो कुल मिलाकर दुबई में मुक्केबाजी की जो एशिया यूथ एंड जूनियर प्रतियोगिता हो रही है उसमें स्थिति कुछ ऐसी है। भारत ने हालांकि गौर साहब 4 पदक पक्के कर लिए हैं। जी बेशक, और इनसे ये जो 4 पदक, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये हार भी जाए सेमीफाइनल में तो कांस्य मिलेगा। जी, तो उम्मीद करनी चाहिए, जैसा कि वंशराज 64 में, दक्ष सिंह 67 में, जयदीप रावत जो उत्तराखंड के हैं, और विश्वनाथ सुरेश 48 में, शेखोम, विजय और रविंदर हार गए हालांकि, और ये जो 4 सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, इन सबसे उम्मीद है, क्योंकि मुक्केबाजी में जैसा कि आप मान के चल रहे हैं कि ये भारत का भविष्य है। मेन ओलंपिक में जो अगले होने हैं उसके लिए प्रबल दावेदार हैं ये जो खिलाड़ी यूथ लेवल पे खेल रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से 4 हरियाणा के हैं, जो एक और दिल्ली का भी। तो एक बात साफ हो गई है कि जो 2008 से एक नया टर्निंग पॉइंट था भारतीय मुक्केबाजी में, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को ऐसा स्थापित कर लिया है कि भारत को मुक्केबाजी में, चाहे वो ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कोई भी हो, एशियन मुक्केबाजी भी होगी, उसमें भी भारत छाए रहेंगे। सब बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक चुनौती बनके उभर रहे हैं भारतीय मुक्केबाज। अभी जैसे अन्य खेल में आपने देखा, जेवलिन थ्रो में भी यहाँ भी हैं, और देवेंद्र झाझरिया और मरियप्पन भी यहाँ पर पैरालंपिक में 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो यहाँ भी उम्मीद है कि जो ये मुक्केबाज हैं इनका भविष्य उज्जवल है, और ये सेमीफाइनल में पक्की बात है, इसमें से कम 3 ऐसे मुक्केबाज हैं जो फाइनल में जाएंगे। जी, सरकार का योगदान इन खिलाड़ियों को तैयार करने में पिछले कुछ वर्षों में गौ साहब काफी महत्वपूर्ण रहा है। फिर बात चाहे खेलो इंडिया खेलों की हो, या अब बात हो रही है टॉप्स की, जिसे हम कहते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। एक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और शायद उसी का ये नतीजा है कि भारतीय खिलाड़ियों को अब बेहतर तैयारी के लिए विदेश भी भेजा जाता है। कोच उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, और यही एक जिसे कहते हैं इसका नजर आता है इन प्रतियोगिताओं में। जी, एक दौर वो भी देखा है खिलाड़ियों ने कि वो तैयारी करते थे, आखिरी वक्त में क्लियरेंस नहीं मिलती थी या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती थी फेडरेशन, वो उनको भेज नहीं पाते थे, वो जमाने लग गए। अभी क्या है कि फेडरेशन बोलती है हमको इस देश से ये कोच चाहिए, वो उनको मिलता है। आर्थिक रूप से इतनी जरूरत है तैयारी करने के लिए, वो उनको इमीडिएट सैंक्शन होती है। उसके लिए फाइल मूवमेंट के लिए एक ओलंपिक से अगले ओलंपिक का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर कहीं का भी मैनेजमेंट अच्छा है तो परफॉर्मर अपने आप ही तैयार होते हैं। तो मैनेजमेंट का अच्छा काम है, फेडरेशन अच्छा काम कर रही है मैनेजमेंट में भी, और भारतीय जो खेल प्राधिकरण है या भारतीय जो खेल विभाग है वो यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहा है। जो जिस वक्त चाहिए उसी वक्त मिलने से क्या है, तैयारी में दिक्कत नहीं होती। आपने ओलंपिक में जो 7 मेडल हैं वो इतने आसान नहीं हैं। जिस तरह से मेंटल टफनेस आई है वो इसीलिए आई है कि उनको मालूम है हमारे पीछे बैक है, हमें ग्राउंड पे मेहनत करनी है। ये नहीं है कि हमें किसी भवन में जाके फाइलों
के बारे में अपना पता करना है। गौस साहब, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी शिरकत करते रहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर घरेलू टूर्नामेंट पर जोर दिया जाए, भले ही चाहे वो मुक्केबाजी हो, कुश्ती हो, तो यहाँ पे खिलाड़ी और ज्यादा से ज्यादा उभर कर आ सकते हैं। बेशक, देखिए, हमें जो सबसे ज्यादा गंभीर कोशिश करनी चाहिए, रूरल स्पोर्ट्स, ग्रामीण जो खेल हैं, गांवों में जो खेल हैं, वो रहे हैं, बरसों से हो रहे हैं, हमने देखे हैं, कवर भी किए हैं, पर उसमें क्या है कि गंभीरता होनी चाहिए। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, अगर वो विदेशी भी आता है तो वो थोड़ा भ्रमण करे, क्योंकि ये जो मुक्केबाज हैं, ये कुश्ती में जो लोग आ रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रामीण इलाकों से आए हैं। इनका जो कुदरती जो स्ट्रक्चर है, ताकत है, वो इनमें होती है, बाकी फेडरेशन करती है, सरकार करती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हमको ग्रामीण इलाकों में ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसका परिणाम आपके सामने आएगा। जूनियर मुक्केबाजी में भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है दुबई के अंदर, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है, भारत के जो आने वाले खिलाड़ी हैं, आने वाले मुक्केबाज हैं, भले ही पुरुष हो भले ही महिलाएं हों, हम उनसे खेलों में पदकों की और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद अब लगातार कर सकते हैं। बेशक, देखिए, आपने देखा होगा कि जब ओलंपिक दल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आया था तो कितने लोग जमा थे उनके स्वागत करने के लिए, और देश के अलग अलग जगहों पे उनको सम्मानित किया गया। ये सब देखते हैं जूनियर खिलाड़ी, और ये प्रेरित होते हैं कि हमने भी अच्छा प्रदर्शन करना है ग्राउंड पे, फील्ड पर। और ओलंपिक के लिए मेंटल टफनेस अलग होती है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अलग होती है, एशियाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अलग होती है। कई तीरंदाज होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाते हैं, लेकिन ओलंपिक में मुश्किल होती है। तो वो टेम्परामेंट हमको लाना होगा कि तपते हुए रेगिस्तान में चलने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जी गौर साहब, 2 प्रतियोगिताएं, 2 टूर्नामेंट इस समय पैरेलल रूप से चल रहे थे। दुबई में मुक्केबाजी चैंपियनशिप और नैरोबी के अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही थी, जिसमें शैली सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था लॉन्ग जंप के अंदर। तो उम्मीदें हमें ट्रैक एंड फील्ड से भी आ रही हैं, उम्मीदें हमें मुक्केबाजी से भी आ रही हैं, और पैरा ओलंपिक में तो इस बार भारत को एक स्वर्णिम जिस भविष्य नजर आ रहा है। बेशक, देखिए, समस्या ये कभी नहीं थी कौन इसे हल करे, समस्या ये थी कि पहल कौन करे। पहल हो चुकी है और अब पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए, सारा काम खिलाड़ी ने खुद करना होता है। अब सरकार कर रही है, फेडरेशन कर रही है, और स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं वो उनके साथ जुड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से भविष्य हमारा हर खेलों में उज्जवल है। मुक्केबाजी के रिंग से अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पर। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच कल से लीड्स के हैमिल्टन में हेडिंग्ले में तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है, और भारतीय टीम इस टेस्ट को जीतकर श्रृंखला में अपनी बढ़त जो है वो मजबूत करने की कोशिश करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा, और इस मैच का आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी से हिंदी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं FM रेनबो पर। कल का जो मैच होगा, तीसरा मैच जो खेला जाएगा, स्टार्ट होगा, भारत उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी बढ़त को मजबूत करेगा और उम्मीद करेगा कि बहुत आसानी से इस मैच को जीत जाए। और लेकिन जिस तरह से 2 बार भारत ने प्रदर्शन किया, उसे देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत की स्थिति मजबूत होगी और शायद टीम में भी कुछ परिवर्तन के आसार हैं। नवीन जी, आपने कह ही दिया है कि भारत अपनी लीड जो है मजबूत करेगा। ये इशारा है कि भारतीय टीम की जो अफसर हैं, जो कल मैच हो रहा है, अगर बारिश बाधा ना डाले तो भारतीय टीम से बड़ी उम्मीद है। आपने देखा होगा कि किस तरह की KL राहुल और रोहित ने पार्टनरशिप की थी, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि विराट कोहली जो है फॉर्म में है, और उनसे एक बड़ी इनिंग का इंतजार है, वो कल पूरी होने वाली है। वो कल एक बड़ी इनिंग खेलने वाले हैं, और रूट जो है वो ऑफ रूट हो गए हैं, उनको मुश्किल हो रही है, खिलाड़ी ढूंढने में मुश्किल हो रही है उनके पास। किसी ने कहा है कि वो अभी खेलना नहीं चाहते, कोई इंजर्ड है, तो एंडरसन एकमात्र उनके पास ऐसे बॉलर हैं जिनके ऊपर वो निर्भर करेंगे। पर बल्लेबाज भी तो हों, क्योंकि जो हिंदुस्तान का अटैक है, दुनिया का सबसे बेहतर और इतिहास का सबसे बढ़िया अटैक इस वक्त भारत के पास उपलब्ध है। गौस साहब, अगर आपकी बातों हम थोड़ा सा क्रक्स निकाले तो नजर ये आता है कि इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है वो इस बार उतनी बेहतर रहने की नहीं है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी उनके इंजर्ड भी हुए हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि भारत की स्थिति मजबूत है? बेशक है, और इस वजह से नहीं मजबूत है कि इंग्लैंड के एक दो खिलाड़ी, चाहे बेन स्टोक्स है जिन्होंने उनको वर्ल्ड कप जिताया था, ऑलराउंडर, वो कहते हैं वो मानसिक रूप से विश्राम करना चाहते हैं। तो कुछ मुश्किलें उनकी टीम में भी होंगी। ये खाली मानसिक रूप से विश्राम वाली बात नहीं है, कुछ शायद इशारा है। भारतीय टीम की बात करें तो पहले 2 मैचों में जो गेंदबाजी थी बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन रविंद्र जडेजा कहीं ना कहीं चूकते नजर आए। उनकी बॉलिंग के अंदर वो जिसे कहते तेजी नजर नहीं आई, स्पिन उतना नजर नहीं। क्या इस बार भारतीय टीम कुछ बदलाव कर सकती है? रविचंद्रन अश्विन उनकी जगह आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अश्विन भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेशर कप्तान विराट कोहली पे है, लेकिन विराट कोहली करे तो क्या करे? आप ये देखिए, शमी है, बुमराह हैं और सिराज हैं, ये इतनी बढ़िया गेंदबाजी, और 4 गेंदबाज हमारे हैं, तो ये सारे इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कि विराट को मुश्किल हो रही है कि स्पिनर को कैसे लाए। अश्विन जैसे खिलाड़ी को उनको बाहर बिठाना पड़ रहा है, जबकि वो विश्व का सबसे बढ़िया स्पिनर है। तो हो सकता है कि कहीं एक जगह वो जो आपने जडेजा वाली बात कही, या हो सकता है किसी बल्लेबाज को ड्रॉप करें, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी टीम की इतनी क्षमता है। ये 4 सीमर जो हिंदुस्तान के पास हैं। भारतीय बल्लेबाजी कहीं ना कहीं मध्य क्रम में थोड़ी सी लचर नजर आती है विराट कोहली की वजह से, अगर पहले 2 मैचों को हम उठाएं। गेंदबाजी की अगर बात करें, बहुत ही सशक्त नजर आती है। भारत के पास 4 पेसर, 4 तेज गेंदबाज है जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी है। लेकिन अगर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया जाता है तो उल्टे हाथ के जो बल्लेबाज है, बाएं हाथ के जो बल्लेबाज है, उनके लिए रविचंद्रन अश्विन खतरा हो सकते हैं। बेशक हो सकते हैं, और रविंद्र जडेजा को जो रखा है उन्होंने, वो बाएं हाथ से मामला करते हैं। तो ये विराट कोहली और रवि शास्त्री ये बड़े अनुभवी हैं। रवि शास्त्री ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, लंबे समय तक है, तो उनको मालूम है कि जो मैनेजमेंट अश्विन जैसे गेंदबाज को बाहर बिठाना पड़ रहा है, तो चाहे ईशांत हो, शमी हो, बुमराह हो, ये सभी गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो और रही बल्लेबाजी की बात, तो विराट की फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन विकेट उनका गिर गया है। पर कल उनसे बहुत उम्मीद है, लंबी इनिंग की, और केएल राहुल और रोहित तो अच्छा खेल ही रहे हैं। और बाकी आप देख लीजिए कि बुमराह और शमी ने जो बल्लेबाजी की, रूट सोच रहे होंगे कि ये वो भारतीय टीम है कि जिस शुरू में भी जबरदस्त उनके पास क्षमता है गेंदबाजी और बॉल किसी भी झेलने की, और नीचे के स्तर पे जहां आपके टैलेंडर बैटिंग करने की क्षमता रखते हों, आपको हराने की क्षमता आसान नहीं है किसी के पास भी। जी, और अब बात फुटबॉल की। फुटबॉल में अगले महीने यूएफा चैंपियंस लीग 2021 की शुरुआत होगी। इस टूर्नामेंट के लिए अब तक 10 देशों की 26 क्लब टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। वही 6 टीमों का फैसला प्लेऑफ मुकाबलों से होगा। इस बार 30 टीमें अपनी चुनौती पेश करेंगी। ग्रुप स्टेज का मुख्य ड्रॉ इस महीने की 26 तारीख को निकाला जाएगा और इसके बाद ही ग्रुप स्टेज के मैचों की शुरुआत होगी। और अब बात उस महान खिलाड़ी की जिसका आज निधन हो गया। फुटबॉल खिलाड़ी ओ चंद्रशेखरन का आज कोच्चि में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम के वो सदस्य रहे थे। जी हाँ, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे डिफेंडर थे। 1960 के रोम ओलंपिक, 62 जो एशियन गेम्स हमने जीता था उसमें खेले थे, 64 में भी वो बेहतर खेले। और आप ये देखिए, 2 दिन पहले एसएस हकीम गुजरे थे, वो भी ओलंपियन थे, ये भी ओलंपियन हैं। तो ये एक 2 नामी खिलाड़ियों का जाना, जिनके होते हुए भारत ने गोल्ड, सोने का युग देखा है फुटबॉल में, न सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड में भी। लेकिन उनका अनुभव हमारे आने वाले खिलाड़ियों के लिए हमेशा काम आएगा। बेशक बेशक। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। गौस साहब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन। जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम में पैरा एथलीट्स की शक्ति का प्रदर्शन। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच कल से लीड्स में तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। दुबई में एशिया यूथ एंड जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों में भारत ने 4 पदक पक्के किए। और फुटबॉल में अगले महीने यूएफा चैंपियंस लीग 2021 की शुरुआत होगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।